नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रशियन स्पिरिट जो है, मैं बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं रशिया में बहुत साल रहा हूँ और वॉर की सिचुएशन के लिए थोड़ा रुका हुआ था, बट अभी भी मतलब जाने का बहुत मन करता है। तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा कुछ ही दिन में, जस्ट दोस्तों से मिलने और लॉन्ग टाइम जो एक सेपरेशन होके रखा है उसको मिटाने के लिए। बट एनीवेज, रशियन की मेंटेलिटी अगर बात करूँ तो रशियंस आर लिटरली इनविंसिबल। अमेरिकन्स के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसी तरीके से अमेरिका ने टॉप पोजीशन हासिल किया था। डेफिनेटली सोवियत और कम्युनिस्ट लीडर्स के कुछ गलती रहे थे, बट अदरवाइज अगर रशियन स्पिरिट की बात करें, दे आर लिटरली अनडिफिटेबल। मेरे एक दोस्त था, जब भी ये मोबिलाइजेशन का खबर जो है मैंने सुना था, तो ऑब्वियसली वेस्ट तो कुछ गिने चुने क्लिप्स दिखा रहे हैं, बट मैं अगर बोलूँ कि मतलब मेरा एक दोस्त था, वो आईटी प्रोफेशनल था, और हमेशा मुझे शादी और बच्चों के बारे में बोलता रहता कि शादी करो शादी करो। मैं तो कभी कभी इरिटेट ही हो जाता था। बट उन्होंने जो है, उनकी ऑलरेडी एक वाइफ थी और वहाँ पे डिवोर्स हो गया था, लेकिन सेकंड वाइफ जो है वहाँ पे भी ऑलरेडी वो पहले वाइफ से 3 बच्चे थे और सेकंड वाइफ से भी जो है 2 बच्चे उन्होंने किए। मेरे 2021 में से जब मैं 2023 में कॉल किया था, तब तक ऑलरेडी मतलब 2 बच्चे लिटरली हो चुके थे। तो मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक 2.5 साल के 2.5 साल में ही बेसिकली 2 बच्चे हो गए। तो मैंने पूछा कि क्या इतनी जल्दी, क्या है भाई 2 बच्चे? तो बोल रहा है कि वॉर में बहुत सारे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में क्राइसिस ना हो। मतलब लिटरली अपने देश के हितों के लिए, अगर देश के लिए लड़ने की बात आती है तो अपने बच्चों तक भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं डरते हैं रशियंस। रशियन हार्ट जो है, हालांकि बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन देश से जो है उससे भी शायद थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों को जीत पाना, एक अमेरिकन जो अपना जेंडर ही नहीं समझते हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर रशिया वेस्टर्न कल्चर से खुद को आइसोलेट रखता है, रशिया की मेन वीकनेस अगर कुछ है तो कि थोड़ा बहुत पेनिट्रेट जो हुआ है, जिससे कुछ निब्बा निब्बिया और ये जेनजी के पागल जो है आजकल, वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़े बहुत रशिया में आया है, बट पेनिट्रेट नहीं कर पाया उस तरीके से। तो रशिया अगर अपना सोल पकड़ के रखे, अपना रूट्स ना भूले, तो रशिया को कोई हरा नहीं सकता। दे आर लिटरली इनविंसिबल, अनडिफिटेबल। तो एनीवेज, आज का जो रिपोर्टिंग है, वाह मतलब क्या बोलूँ, जो जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, इतना डेप्थ है उनके नॉलेज में और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ एक तेल इंडिया जो तेल खरीदना है, ये तेल खरीदने का स्टेप नहीं है। ये लिटरली इंडिया एक लाइट दिखा रहा है दूसरे देशों को कि यूएसए के बात मान के ही चलना पड़ेगा, इसकी कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी जो है, यूएसए के सामने कभी बेंड ना होके अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। और ये एक फ्लैग बियरर है, एक पायनियर है एक तरीके से। रशिया ने स्टार्ट किया था, चाइना भी उस ट्रैक पे चला, और अभी इंडिया जो है दूसरे देशों को सिखा रहा है कि अमेरिका के सामने कभी भी बाउ डाउन मत करो। अमेरिका बहुत कुछ कुत्ते की तरह भौंकेगा, लेकिन इनसे अगर डर गए तो वही तुम्हारी वीकनेस है। इनसे अगर मत डरो तो ये घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में इतनी खूबसूरती से ये डिटेल्स किया गया है, जो ओरेटर है उनकी नॉलेज जो है साफ झलकती है। इस लेवल की एडुकेशन तो अमेरिकन सोच भी नहीं सकते, गिने चुने लोगों के पास होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा, आई कैन टेल यू। और उसके बाद कमेंट सेक्शन और ओपिनियन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Вы будете шокированы. Советник Трампа назвал Индию спонсором российской वойны. आप चौंक जाएंगे। ट्रंप के सलाहकार ने भारत को रूस की जंग का स्पॉन्सर कहा है। एक नया कूटनीतिक घोटाला जोर पकड़ रहा है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में यह बयान ऐसे धमाका कर गया जिसे हाल के महीनों की सबसे बड़ी उकसावेबाजी कहा जा रहा है। स्टीफन मिलर, डोनाल्ड ट्रंप के ताकतवर सलाहकार और उनकी विदेश नीति के मेन थिंकर, ने पब्लिकली भारत पर रूस की सैन्य ताकत को फंड करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब रूस के खिलाफ वैश्विक मोर्चा बनाने की वॉशिंगटन की पहल कमजोर पड़ रही है, और इसका जोरदार असर भारत समेत इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हुआ।
असल में पहली बार एशिया में अमेरिका के सबसे अहम एलाइज को खुले तौर पर संघर्ष में मददगार देशों की कतार में खड़ा किया गया। मिलर ने साफ कहा कि रूस से तेल खरीदना जारी रखकर भारत जंग को हवा दे रहा है और सिविलाइज्ड वर्ल्ड की स्थिति को कमजोर कर रहा है। Пособниками конфликта. Миллер недвусмысленно заявил, что Индия, продолжая закупать нефть у России, кормит войну и ослабляет позиции цивилизованного мира. ऐसे शब्दों ने नई दिल्ली में आलोचनाओं की बौछार ला दी, जहां इस तरह के हस्तक्षेप को न सिर्फ अस्वीकार्य बल्कि खुला हॉस्टाइल कदम माना गया। एक दिन भी नहीं बीता था कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कड़ा खंडन जारी किया, यह कहते हुए कि भारत के आर्थिक हितों को राजनीतिक खेलों की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। संदेश साफ था, भारत का रूसी तेल छोड़ने का न तो अब भी इरादा है और न ही निकट भविष्य में। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाने का अधिकार है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि असली मुनाफा वॉर से कौन कमा रहा है। यह स्कैंडल अन्य चिंताजनक संकेतों के बीच और बढ़ रहा है। अमेरिका पहले ही इशारा कर चुका है कि जो देश रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में क्लोज कोऑपरेशन जारी रखेंगे, उनके खिलाफ सैंक्शंस पॉसिबली लगाए जा सकते हैं। Санкции в отношении тех стран, кто продолжает тесное сотрудничество с Россией в энергетике. लेकिन वॉशिंगटन ने कभी अपने की पार्टनर्स में से एक पर इतना खुला हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। सब कुछ यह दिखा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टकरावों का नया दौर अब फेमिलियर बाउंड्रीज से बाहर निकल रहा है। इस उथल पुथल के सेंटर में भारत, रूस और व्हाइट हाउस हैं, जो प्लैनेट के स्ट्रेटेजिक साउथ पार्ट पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है। कभी यह गठबंधन अटूट लगता था। वॉशिंगटन और नई दिल्ली ने सालों तक आपसी लाभ, चीन को स्ट्रेटेजिक रूप से रोकने और रक्षा व हाईटेक सेक्टर्स में जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स पर आधारित रिश्ते बनाए थे। भारत को एशिया में डेमोक्रेसी का मुख्य गढ़ माना जाता था और अमेरिका को सुरक्षा मामलों में भरोसेमंद साझेदार। लेकिन सब कुछ फरवरी 2022 के बाद बदल गया। यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस, एनर्जी सेक्टर और मल्टीपोलरिटी के बढ़ते ट्रेंड ने ग्लोबल ऑर्डर को अचानक नया रूप दे दिया। Февраля 2022 года. Война на Украине, санкции, энергетический кризис и нарастающий тренд на многополярность. भारत ने व्यवहारिकता का रास्ता चुना। उसने रूस की निंदा नहीं की, वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन से नहीं जुड़ा और रियायती दामों पर तेल खरीदना शुरू किया, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा बन गया। 2025 की पहली छमाही में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूसी तेल भारत के कुल आयात का लगभग 1/3 हिस्सा रहा। कॉन्ट्रैक्ट सीधे सरकारी कंपनियों के बीच हुए हैं। आपूर्ति लगातार हो रही है और भुगतान ज्यादातर नेशनल करेंसीज, रुपये में किया जाता है। यह मैकेनिज्म डॉलर सिस्टम को बाईपास करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिका की डोमिनेंस को कमजोर करता है। यही बात अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा क्रोधित करती है। तेल नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता। वेस्ट की जियोपॉलिटिकल एडवेंचर्स में शामिल होने की बजाय भारत का अपने फायदे पर दांव लगाना सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड की एकता के भ्रम पर चोट है। В геополитических авантюрах Запада стало ударом по иллюзии единства свободного мира. यूरोपियन कंट्रीज के विपरीत नई दिल्ली ने सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, अपनी इंडस्ट्री को नहीं तोड़ा और न ही महासागर पार से आने वाली महंगी सप्लाईज पर निर्भर हुआ। इसके अलावा भारत लगातार ब्रिक्स समिट्स में भाग ले रहा है, इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम्स की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें IMF और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शामिल हैं, में सुधार की वकालत कर रहा है। अमेरिका इन सबको यथास्थिति के लिए खतरे के रूप में देखता है। जब ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे तो उन्होंने दबाव, अल्टीमेटम और आर्थिक धमकियों के जरिए हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम को बार बार कोल्ड कैलकुलेशन और बढ़ते रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत रूस की तरह यह दिखा रहा है कि वन साइडेड इंस्ट्रक्शंस का युग खत्म हो चुका है। Казани закончилось. और जितनी कठोर होती जा रही है अमेरिका की बयानबाजी, उतना ही साफ हो रहा है कि पुराने औजार अब काम नहीं आ रहे। पहली नजर में मिलर का हमला इंपल्सिव बयानबाजी लगता है, बस भारत के अमेरिकी दबाव न मानने पर एक भावुक प्रतिक्रिया। लेकिन इसके पीछे कहीं डीप प्रोसेसेस हो सकती हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। वॉशिंगटन के सर्कल्स के अंदरूनी लोग बार बार इशारा कर रहे हैं। वर्तमान बयान ब्रिक्स पर बड़े पैमाने की स्ट्रैटेजिक प्रेशर का हिस्सा है। लक्ष्य ये है कि दिल्ली का मॉस्को और बीजिंग के साथ फाइनल अलाइनमेंट न हो, खासकर उस समय में जब अफवाहें हैं कि भारत जल्द ही नेशनल करेंसीज में लेन देन करने वाले एक नए फाइनेंशियल सेटलमेंट मैकेनिज्म से जुड़ेगा जो ब्लॉक के अंदर स्विफ्ट की जगह लेगा। छिपे समझौते?
क्यों नहीं? इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल से जुड़े स्रोतों का दावा है कि मॉस्को ने नई दिल्ली को लॉन्ग टर्म सप्लाई की गारंटी दी है, एक तय छूट पर, इस शर्त पर कि भारत एशियन एनर्जी यूनियन में रूसी इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाएगा। Что Индия будет продвигать российские интересы в Азиатском энергетическом союзе. यह जानकारी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि ऑयल जियोपॉलिटिक्स की एक नई व्यवस्था बन रही है जिसमें वॉशिंगटन के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक और थ्योरी है व्हाइट हाउस के अंदर की राजनीतिक खेल। डोनाल्ड ट्रंप तेजी से बड़ी एनर्जी कॉरपोरेशंस, खासकर लिक्विफाइड गैस एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों का समर्थन खो रहे हैं। भारत पर आक्रामक आरोप शायद नई दिल्ली को रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी हाइड्रोकार्बन अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश हो। ऐसा बदलाव अमेरिकी ट्रेजरी में कुछ रेवेन्यूज वापस ला सकता है और चुनावों से पहले प्रशासन की स्थिति मजबूत कर सकता है। लेकिन एक और ज्यादा चिंताजनक संस्करण भी है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका यहां तक कि फ्रेंडली कंट्रीज पर भी दबाव डालने का उदाहरण बनाना चाहता है अगर वे सैंक्शंस रिजीम को तोड़ने की हिम्मत करते हैं। भारत भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। Возможность создать прецедент давления даже на дружественные страны, если те посмеют нарушать санкционный режим. Индия не исключение. आज तेल है, कल मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं और परसों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसी संदर्भ में मिलर के शब्द निजी राय कम और एक टेस्ट बलून जैसे लगते हैं। वॉशिंगटन कितनी दूर जा सकता है इससे पहले कि उसे कड़ा जवाब मिले। पंक्तियों के बीच असली बात साफ है। वेस्ट को भारत से और इस बात से डर है कि भारत अंततः ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा। ऐसी दुनिया जहां रशिया आउटकास्ट नहीं बल्कि सहयोगी होगा और जहां वॉशिंगटन की आवाज अब अंतिम फैसला नहीं बल्कि मल्टीपोलर सिस्टम में एक राय भर होगी। भारत की प्रतिक्रिया देर नहीं लगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आधिकारिक बयान में साफ और बिना किसी घुमा फिराकर कहा गया, हमारा देश अपने लोगों के हितों से चलता है, न कि किसी और की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन से। Наша страна руководствуется интересами собственного народа, а не чужими геополитическими расчетами. गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी याद दिलाया कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी की चुनावी मुहिम के लिए खतरे में नहीं डाली जा सकती। इस वाक्य को कई लोगों ने ट्रंप पर सीधा निशाना माना। आखिरकार इस समय बाइडेन नहीं बल्कि ट्रंप ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और व्हाइट हाउस की लाइन न मानने वालों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। भारतीय संसद के गलियारों में चर्चा है कि अमेरिका के ऐसे बयानों से केवल नई दिल्ली की दृढ़ता और मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बंद बैठक में कहा, अमेरिका अपनी समस्याएं खुद सुलझाए, हम किसी और की शतरंज की बाजी में सौदेबाजी की मोहरा नहीं बनेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी एक्सपर्ट्स के बीच तो और भी साहसी बातें सुनाई दे रही हैं। Разменной монетой в чужой шахматной партии. А в среде экспертов, приближенных к премьеру Моди, भारत को रुपये में लेन देन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए और रूस के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह डॉलर से बाहर निकालना चाहिए। वहीं मॉस्को में मिलर के बयान को संयम के साथ लेकिन साफ सेटिस्फैक्शन के भाव से लिया गया। क्रेमलिन के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि रूस हमेशा अपने साझेदारों की सॉवरेन पोजीशन की कद्र करता है, खासकर भारत जैसे देशों की। स्टेट डूमा में तो और भी आगे बढ़ा गया। एक सांसद ने एक जॉइंट रशिया इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि एनर्जी पार्टनरशिप मजबूत हो और राजनीतिक माहौल चाहे जैसा भी हो स्टेबल सप्लाईज सिक्योर की जा सके। वेस्टर्न मीडिया ने अनुमानित प्रतिक्रिया दी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की स्थिति को विनाशकारी कहा, जबकि ब्लूमबर्ग ने सीधे इशारा किया कि अमेरिका इंडियन बैंक्स पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जो रूसी तेल से जुड़े सौदों को संभाल रहे हैं। указал на то, что США могут ввести торговые ограничения против индийских банков, обслуживающих сделки с российской нефтью. हालांकि महासागर पार के एनालिटिकल सर्कल्स में भी माना जा रहा है कि दबाव या धमकी शायद ही काम करेगी। भारत कोई छोटा देश नहीं है जो मदद पर निर्भर हो। ये 1.5 अरब की आबादी वाला न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है और ग्लोबल लीडर बनने की एम्बिशन रखता है। वहीं पेंटागन के इनसाइडर्स में चिंता पनप रही है। एक पूर्व खुफिया अधिकारी जिन्होंने नाम न बताने की इच्छा जताई ने कहा, अगर अमेरिका भारत से टकराव की नौबत तक जाता है तो ये पिछले 30 साल का सबसे खराब रणनीतिक फैसला होगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस, चीन और भारत मिलकर एक नया एनर्जी अलायंस बना सकते हैं जिसमें जल्द ही ईरान, सऊदी अरब और यहां तक कि इंडोनेशिया भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वॉशिंगटन अलग थलग पड़ने का जोखिम उठाएगा, राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से। हर बीतते दिन के साथ ये बात और भी साफ होती जा रही है। В изоляции, уже не политической, а экономической,
С каждым днем становится все очевиднее. अमेरिका और भारत के बीच का टकराव सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल ऑर्डर में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। और हालांकि दोनों पक्ष अब भी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी ग्लोबल इन्फ्लुएंस सिस्टम के भविष्य को लेकर संघर्ष चल रहा है। भारत एक मेन खिलाड़ी है। वॉशिंगटन के यूनिपोलर मॉडल और मॉस्को व बीजिंग द्वारा प्रस्तावित मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट के बीच उसका चुनाव आने वाले दशकों तक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इस समय व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठकें हो रही हैं। विदेश मंत्रालय से जुड़े पत्रकारों के अनुसार 3 सिनेरियोज पर चर्चा हो रही है। नेगोशिएशंस के जरिए सॉफ्ट प्रेशर, कड़ी भाषा और सैंक्शंस की धमकी, और सबसे कठोर कदम भारत को उन देशों की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश जो सैंक्शंस रिजीम को कमजोर करते हैं। Самый радикальный – попытка включения Индии в серый список стран, подрывающих санкционный режим. लेकिन आखिरी विकल्प को लागू करना केवल काउंटर रिएक्शन ही नहीं, बल्कि एक रियल जियो इकोनॉमिक गिरावट ला सकता है। अगर नई दिल्ली जवाबी कदम उठाती है, जैसे कि केवल रूसी संसाधनों से बना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार करना या लेन देन को रूबल और रुपए में बदलना, तो यह पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। वेस्ट के लिए और भी चिंताजनक बात यह है कि उसके अपने एलाइज के बीच असंतोष बढ़ रहा है। ब्रिक्स की बैठकों के पर्दे के पीछे यूनिफाइड एनर्जी सप्लाई प्लेटफॉर्म बनाने की योजनाओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ईरान, यूएई और ब्राजील शामिल हो सकते हैं। ये डॉलर और अमेरिकी इन्फ्लुएंस की पूरे सिस्टम पर सीधा प्रहार होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलर्स के शब्द ढलते युग की एक प्रकार की घबराहट जैसे लगते हैं। И именно в этом контексте слова Миллера звучат как истерика уходящей эпохи. वो दौर खत्म हो रहा है जब एक पावरफुल सेंटर पूरी दुनिया को शर्तें तय करके चलाता था। ट्रंप इस आने वाले बदलाव को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। नीति डिप्लोमेसी पर नहीं, बल्कि अल्टीमेटम पर है, साझेदारी पर नहीं, बल्कि नियंत्रण पर। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। भारत अब झुकने को तैयार नहीं है। रूस आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल साउथ के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। और अगर अमेरिकी दबाव की मशीन हद से आगे बढ़ी, तो उसे ऐसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है जो ग्लोबल लीडर की परिभाषा ही बदल देगा। आज भारत इस तूफान के सेंटर में है, लेकिन शायद वही बाकी देशों को रास्ता दिखाएगा जो डबल स्टैंडर्ड्स और धमकियों से थक चुके हैं। तब सवाल ये नहीं होगा कि कौन रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि ये होगा कि कौन वास्तव में नए नियमों के तहत जीने के लिए तैयार है, बिना दबाव, बिना डर और बिना अमेरिकी मंजूरी पर निर्भरता के। По новым правилам, без диктата, без страха и без зависимости от американского одобрения. तो सबसे पहले नादेजदा प्लूजनिक ने लिखा है कि इंडिया सोवियत रशिया के टाइम से ही हमेशा एक ट्रस्टेबल और लॉयल दोस्त रहा है। उसके बाद सोफिया ने लिखा है कि भारत के अपने हितों के लिए सबसे पहले तो भारत को यूएसए को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद वैलेरी ब्लिस ने लिखा है कि दुनिया के सारे देशों को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका खुद को मास्टर समझता है और इसीलिए अमेरिका किसी का पार्टनर हो ही नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड, रशिया एक रिलायबल दोस्त है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है और किसी को धोखा नहीं देता है, उसको लिटरली हील करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे धोखेबाज हैं, जैसे कि एर्दोगान, एलिएव, पश्नियान। बाकी 2 लीडर्स कौन है मुझे नहीं पता, खैर एर्दोगान को तो सबको पता है। तो बाकी आगे लिखते हैं कि ये लिस्ट काफ़ी लंबा है। उसके बाद ओल्गा ताराकानोवा ने लिखा है कि सब बूमेरांग होके यूएसए पे ही वापस आएगा और यूएसए खुद सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। इंडियन मेडिसिन तो यूएसए ना भी खरीदेंगे तो भी कोई ना कोई देश खरीद लेगा, क्योंकि इंडियन मेडिसिन सारे ही देश खरीदते हैं। जब इंडिया को ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता मिली तो इंडिया में काफ़ी गरीबी थी। उस टाइम रशिया ने काफ़ी मदद किया। हमारे रशिया में ऐसे कविताएं लिखी जाती थी कि हमारे अपने भाइयों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। हमें इंडिया, क्यूबा और वियतनाम जैसे भाइयों के लिए अगर जिंदगी से सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी हमें वो करना चाहिए। यही है ना एक अमेरिका वेस्ट से रशिया की जो अपब्रिंगिंग है, वो एकदम ही अलग है। सेल्फलेस सैक्रिफाइस करना, चाहे पॉलिटिक्स आप जो भी बोले कि चलो अपने इंटरेस्ट के लिए हेल्प कर रहा था इंडिया को, इंडिया भी उनके एक तरीके से एक पार्टनर एलाई बन चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका जिस तरीके से ट्रीट करता है और रशिया में अपने लोगों को जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अपब्रिंगिंग का फ़र्क है बेसिकली। और यही चीज़ रशियन लोगों और अमेरिकन लोगों में डिफरेंस करता है, क्योंकि अमेरिकन लोग, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना सेल्फ सेंटर्ड हो सके, कितना ज़्यादा सेल्फिश हो सके जो इंसान, भाइयों को तो दूर की बात, एलाइज को अपने नौकर के हिसाब से देखते हैं, जबकि
रशिया यूएसएसआर अपने एलाइज को अपने भाई के तौर पे देखते हैं और उनको उनके लिए अगर कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो सैक्रिफाइस करने के लिए ऐसे जो है कविताएं लिखा जाता था वहाँ पे कि अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो करो। आज भी उसी तरीके का अपब्रिंगिंग होता है। और यूएसए को देखिए, हमने ये हेल्प कर दिया, हमें इतने बिलियन डॉलर्स चाहिए, हमें डबल पैसा वापस चाहिए, ये तो इनकी शिक्षा है, ये इनके लीडर्स है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रशिया लिटरली एक रास्ता दिखाता है। रशिया और इंडिया ने भी जो है रशिया से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल किया है। इंडिया भी जो हेल्प करते हैं अपने एलाइज को, उस तरीके का मेंटेलिटी इंडियंस की भी होता है कि हमारे भाइयों के लिए जो है कुछ भी कर देना है। तो ये रशिया और इंडिया को इसी तरीके से अलाइन करता है और अमेरिका और चाइना जो है हमेशा सेल्फिश होना ही सिखाता है खुद को। लाल दिखाता है, इग्नोर कर। इस लाल की तो आ रहा है और फुला। अब रेड में ब्लू मिक्स कर। तुम्हारा दोस्त है क्या ये? दोस्त नहीं भाई। बोला था ना इग्नोर कर। उसके बाद वेरा ने लिखा है कि स्टूपिड डिसीजन, इंडिया को तुम्हारे सॉफ्ट स्टोरीज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद यूजर एफएफ ने लिखा है कि इंडिया इसके लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर थे। इंडिया वॉज सेट ऑन अ सो कॉल्ड मल्टी वेक्टर अप्रोच। अगर इंडिया और चाइना आपस में बहुत सारा ट्रेड करते हैं तो इट विल मेक देम मोर रिचर और उससे उनके आपसी बॉर्डर विवाद भी सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि रशिया और चाइना ने अपने बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया है और रशिया अपने ब्रिक्स फ्रेमवर्क के थ्रू इंडिया और चाइना को अपने डिस्प्यूट सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो कमेंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। एंड में मैं अपना ओपिनियन जो है रखना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वही घिसी पीटी डायलॉग जो है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट एनिमीज नहीं होता है। तो 2 डिफेंस वीडियोस देख के और 2 पेज जो डिफेंस के पढ़ के जो खुद को एक्सपर्ट मानता है, जो बोल रहे हैं वो एक तरीके से सही है, लेकिन इसका एक हमेशा पीछे जो दूसरा एस्पेक्ट है उसके बारे में कोई नहीं बात करता। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमीज नहीं है, और उसके बाद आप कंक्लूजन में एक दूसरा चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट तरीके से मिसकैलकुलेटेड, एक मिस इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट है, जिसको अगर कोई फॉलो करे देश तो हाल अमेरिका और चाइना जैसे ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो है इसके कंक्लूजन में हमेशा हमें ऐड करना चाहिए, जो कि इंडिया और रशिया उसका प्राइम एग्जाम्पल्स है कि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड या फिर एनिमी तो नहीं होता है, लेकिन परमानेंट रेपुटेशन होता है। आज अगर आप चाहे तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए किसी की भी दोस्त या फिर दुश्मन बन सकते हैं, झट से कैमिलियन की तरह रंग बदल सकते हैं, झट से पलटी खा सकते हैं, जैसे कि यूएसए और चाइना खाता है। तो वो चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करेगा। ये बात मत भूलिएगा कि पूरी दुनिया उस चीज़ को नोटिस कर रही है। आगे आने वाले टाइम में आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं, वो इसी चीज़ से जज करेंगे, आपके हिस्ट्री से जज करेंगे कि आपने दूसरे देशों के साथ जो है किस तरीके से दोस्ती निभाई थी, एक परमानेंट रिलेशन रखा था कि झट से अपने मुनाफे के लिए झट से बदल गए थे या फिर झट से पलटी मार लिए थे। अब कुछ लोग बोलने आ जाएंगे कि वही घिसी पिटी लाइन की सिर्फ इंडिया ही इंडिया का एलाई है और किसी और कोई नहीं है। तो हाँ, किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात वही तक ठीक है। लेकिन आप अगर अपने एग्जाम्पल भी ले लेना, आप चाहे जितना भी जिम करो, जितना भी कराटे सीख लो, जब आप मल्टीपल लोगों से फाइट करने की बात आती है तो आपको दूसरे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको सिर्फ लड़ाई जीतनी नहीं होता है, आपको लड़ाई मिनिमम डैमेज के साथ जीतना होता है। चलो, इंडिया आज अगर इतना पावरफुल हो भी गया कि वो यूएसए और चाइना से अकेले लड़ पाए, लेकिन वो भी तो कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है ना, वो भी हमें मैक्सिमम डैमेज पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हमें हमारे अलायंस में बहुत सारे दूसरे देश हो, हमारे बहुत सारे दोस्त या फिर भाई हो, रशिया जैसा भाई हो, तो वो लोग शायद अटैक करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन आप देख ले कि अफ्रीका, चाहे अफ्रीका हो या फिर जितने भी ब्राज़ील हो, वो रशिया, इंडिया जैसे देशों को ट्रस्ट करता है, जबकि यूएसए और चाइना को उतना ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही है। चाइना का खैर 1962 वॉर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी भी लोगों को ठीक तरीके से नहीं पता, लेकिन यूएसए के ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छी तरीके से लोग देश जो है पहचान गए हैं। इसलिए यूएसए धीरे धीरे जो है अपना पार्टनर्स खोते जा रहे हैं और रशिया जो है धीरे धीरे पार्टनर्स गेन करता जा रहा है। इवन फ्रांस और जर्मनी भी ब्रिक्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, ये भी न्यूज़ है। इटली भी सोच रहा है।
तो रशिया में जो है भले ही रशिया को टाइम लगा ये रेपुटेशन बिल्ड करने में, लेकिन आज रशिया की एक रेपुटेशन है कि रशिया एक स्टेबल पार्टनर है। ये नहीं कि आज इसका दोस्त है तो कल इसका दुश्मन है। अमेरिका ने जो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया है उससे शॉर्ट टर्म में तो अमेरिका को फायदा हुआ है, लेकिन आज रेपुटेशन अमेरिका का ऐसा बन चुका है कि कोई भी देश उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया और रशिया एक लॉयल जियोपॉलिटिकल पॉलिसी जो है उसका एक मिसाल बन सकता है, उसका एक एग्जाम्पल बन सकता है, जिससे पूरे जो दुनिया के देश है उसे रशिया और इंडिया में एक विश्वसनीय दोस्त दिखे, जिस पे वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और ये क्वालिटी जो रिलायबिलिटी है, जो लॉयल्टी है, ये क्वालिटी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पे ही जो है रशिया और इंडिया एक अलायंस बना सकते हैं, जिसमें पूरे दुनिया के जितने भी देश है, जितने अच्छे देश है, जो कि रशिया और इंडिया पे इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड देख के पूरे तरीके से रशिया और इंडिया के अलायंस में विश्वास कर पाए, विश्वास करेंगे, तो उनको लेके एक बहुत ही स्ट्रांग अलायंस और एक टॉप बेसिकली रशिया और इंडिया जैसे देशों को पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में टॉप में होना चाहिए, जो कि अपनी दोस्ती निभाते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फट से अमेरिका या फिर चाइना की तरफ पलटी नहीं खाते हैं, और जिनसे भी दोस्ती करते हैं उनसे दोस्ती निभाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।